नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने आज ऐलान किया कि आम लोगों को घर का सपना पूर्ण करने और बजरी यानी रेत की कालाबाजारी व तस्करी रोकने के लिए राज्य सरकार ने खुद ही रेत घाट से 800 रुपए ब्रास की दर पर रेत देने का निर्णय लिया है। सभी आवश्यक बातों व तैयारियों को अगले 8 से 10 दिन में पूर्ण करते हुए इसे क्रियान्वित किया जाएगा। नांदगांव खंडेश्वर तहसील की इमारत का उद्घाटन करने के लिए आज अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे राजस्व मंत्री विखे पाटिल ने दोपहर बाद नियोजन भवन में पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने अमरावती जिले की गौण खनिज, पगडंडी मार्ग, खेती पंचनामे व गायरान जमीन आदि विषय में समीक्षा बैठक लेने की भी जानकारी दी। सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बाद तहसीलदार व नायब तहसीलदारों की हड़ताल के बारे में दी गई चेतावनी के संदर्भ में पूछे जाने पर विखे पाटिल ने कहा कि उनकी चर्चा हो गई है और वे लोग अब हड़ताल पर नहीं जाएंगे। आज अमरावती येथे नांदगाव खंडेश्वर येथे आमचे मित्र आमदार प्रतापरावांच्या कार्यक्रमासाठी मी आलो होतो। तहसील कार्यालयाचे लोकार्पण सोहळा होता आणि त्यानिमित्तानं आज अमरावती जिल्ह्याची आढावा बैठक मी बोलावली होती। प्रामुख्यानं जे नवीन गौण खनिज धोरण आपण राज्यामध्ये आता घातलेलं आहे त्याचा एक त्याचा आढावा घ्यायचा होता। त्याचबरोबर गायरान जमिनी संदर्भात जे सध्या मोठ्या प्रमाणात त्याची चर्चा होते त्याची सद्यस्थिती काय त्याचा एक आढावा आम्ही घेतला। आज पशुसंवर्धन विभागाचा त्यामध्ये काही आढावा आपण त्याच्यामध्ये समावेश होता। असे काही सर्वसाधारण विशेष करून महाराजस्व अभियान अंतर्गत जे आपण आता मिशन मोडमध्ये गेलेलो आहोत की शेतरस्ते, पांधन रस्ते, शेतरस्ते ताबडतोबीने खुले करावेत त्याचा एक आढावा आम्ही घेतला। आज इस बारे में मंडल न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक समीक्षा बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसके चलते अमरावती में 17 स्थानों पर रेत डिपो प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें से 8 तहसीलों से 1,34,506 ब्रास रेत अपेक्षित है और रेत बिक्री से सरकार को 8 से 9 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। लेकिन रेत डिपो और संपूर्ण व्यवस्था आदि को लेकर भी सरकार का इतना ही खर्च अपेक्षित बताया गया है। खरं तर गौण खनिजच्या बाबतीमध्ये तर विधानसभेच्या अधिवेशनात मी जाहीर केलं होतं की आता यापुढच्या काळामध्ये वाळूचे लिलाव आता बंद करण्यात आलेले आहे। आता सरकारी यंत्रणेकडून ती आता वाळूचे डेपो आपण तयार करणार आहोत आणि मिनिमम बेस प्राईस 600 रुपये आपण राशी ठेवलेली आहे आणि जो काही उत्खनन खर्च थोडा येईल आणि थेट नागरिकाला वाळू पोच करण्याचं काम शासनाच्या वतीने आपण करतोय। आज जे काळ्या बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणात मला लोक सांगत होते 10,000 12,000 रुपये प्रमाणे ती वाळू जाते। सरकारची माध्यमातून हा एक मोठा 1,000-1,200 रुपयापर्यंत थेट नागरिकाच्या घरापर्यंत वाळू जाईल असा आमचा प्रयत्न आहे। रेती तस्करी को रोकने के लिए शिंदे फडणवीस सरकार ने नई नीति अपनाने की घोषणा की है, जिसके अनुसार अमरावती में 44 रेती घाट पर एक साथ 15 जगहों पर रेत डिपो तय किए जा रहे हैं, जहां 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों का पहरा रहेगा। साथ ही वहां पर प्रबंधक, लेखापाल, कंप्यूटर चालक व सुरक्षा गार्ड आदि भी तैनात रहेंगे। इस पर ही 8 से 9 करोड़ रुपए का कुल खर्च अपेक्षित है। नांदगांव खंडेश्वर तहसील में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने हेतु आज विशेष सरकारी विमान से बेलोरा एयरपोर्ट पर पहुंचे राजस्व मंत्री विखे पाटिल ने विमानतल पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि सत्ता के लिए हिंदुत्व को छोड़ देने वाले उद्धव ठाकरे स्वतंत्र वीर सावरकर को लेकर अपना झूठा प्रेम दर्शा रहे हैं। जब राज्य में खुद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार थी तो उस समय कांग्रेस ने कई बार सावरकर का अपमान किया, लेकिन उद्धव ठाकरे को तब अपना दैवत्व व हिंदुत्व याद नहीं आया। ऐसे में अब उन्हें इस बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है और ये तमाम बातें उनके मुंह से शोभा भी नहीं देती। अपने इस दौरे के तहत राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा नांदगांव खंडेश्वर तहसील कार्यालय की नई इमारत का लोकार्पण किया गया। इस समय उपस्थितों को संबोधित करते हुए मंत्री विखे पाटिल ने कहा कि फिलहाल प्रत्येक क्षेत्र में ऑनलाइन तंत्रज्ञान विकसित हो गया है और प्रशासन के काम का दायरा बढ़ा है। ऐसे में तहसील कार्यालय की नवनिर्मित इमारत के जरिए समाज के अंतिम घटक को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के नियोजन भवन में राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बताया गया है कि विगत एक पखवाड़े के दौरान बेमौसम बारिश के कारण जिले के 164 गांवों में 3,408 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल पूरी तरह नष्ट हुई है। मंत्री विखे पाटिल ने संबंधित किसानों को सहायता दिलाए जाने का भरोसा दिलाया है। प्रलंबित जमिनीच्या मोजणीचे प्रकरण जे आहेत त्याला कसं आपल्याला वेग देता येईल आणि ते लवकर पूर्ण काम कसं होईल या दृष्टीने तो एक आढावा मी घेतला आणि नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसाचे पंचनामे
किती झाले पंचनामे झाल्याच्या नंतर मग त्याची सद्यस्थिती काय आहे त्याचा आढावा मी घेतला. राज्य में आगामी 1 अप्रैल से बिजली के दामों में ₹2.50 प्रति यूनिट दर वृद्धि होने की संभावना है. महावितरण सहित निजी विद्युत कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई विद्युत दर निश्चिती संबंधी याचिका पर आयोग के समक्ष जन सुनवाई पूरी हो चुकी है और आयोग द्वारा आगामी शुक्रवार 31 मार्च इस बारे में आदेश जारी किया जा सकता है, जिसके चलते मार्च एंडिंग वाले दिन एन गर्मी के मुहाने पर राज्य की जनता को विद्युत दर वृद्धि का शॉक लगने की पूरी संभावना है. ऐसे में अब सभी का ध्यान विद्युत नियामक आयोग द्वारा सुनाए जाने वाले फैसले की ओर लगा हुआ है. आगामी आर्थिक वर्ष 2023-2024 के लिए मनपा का बजट कल मंगलवार 28 मार्च को सुबह 11:30 बजे मनपा मुख्यालय में मनपा आयुक्त व प्रशासक प्रवीण आष्टीकर द्वारा पेश किया जाएगा. मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर प्रशासक के तौर पर लगातार दूसरी बार मनपा का बजट पेश करने जा रहे हैं और जानकारी के मुताबिक आयुक्त आष्टीकर द्वारा कल इस बजट को अपने कार्यालय में स्थानीय मीडिया की उपस्थिति के बीच प्रस्तुत किया जाएगा. इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक पिछली बार की तुलना में इस बार के बजट में करीब 100 से 150 करोड़ रुपए का इजाफा होने की संभावना है और इस बार का बजट करीब 800 से 900 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है. साथ ही मनपा की आमदनी व खर्च के हिसाब किताब को देखते हुए यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आयुक्त आष्टीकर द्वारा कल 30 से 35 करोड़ रुपए की शिल्लक यानी बचत वाला बजट पेश किया जा सकता है. कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड नामक सर्वोच्च वैश्विक व्याघ्र संस्था ने बाघों के संवर्धन हेतु अमरावती की मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प सहित देश के 6 व्याघ्र प्रकल्पों को वैश्विक स्तर पर मानक बहाल किया है. मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की स्थापना को 50 वर्ष पूर्ण होते समय यह उपलब्धि मिलना अपने आप में बेहद सम्मानजनक माना जा रहा है. इन 6 व्याघ्र प्रकल्पों में महाराष्ट्र के मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प सहित ताड़ोबा अंधारी व नवेगांव नागजीरा व्याघ्र प्रकल्प के साथ ही केरल के पेरियर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व तथा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत व्याघ्र प्रकल्प का समावेश है. मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प की स्थापना को 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं. सुवर्ण महोत्सवी वर्ष में मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प को बाघों के संरक्षण व संवर्धन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने से मेलघाट को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है. इसके लिए जिले की सांसद नवनीत राणा ने केंद्र सरकार के प्रति आभार ज्ञापित किया है. पूर्व जिला पालक मंत्री व तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक यशोमती ठाकुर के मुताबिक राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ने शायद नागपुर को ही समूचा विदर्भ समझ लिया है और तमाम विकास योजनाओं को नागपुर में ही लागू किया जा रहा है. इस सरकार का पश्चिम विदर्भ यानी अमरावती संभाग के लोगों से कोई लेना देना नहीं है और पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के विकास की सरकार द्वारा जमकर अनदेखी की जा रही है. विधायक ठाकुर ने कहा कि खुद उन्होंने जिला पालक मंत्री रहते हुए अमरावती के बेलोरा एयरपोर्ट के विकास हेतु 148 करोड़ रुपए के निधि का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन सरकार ने केवल 5 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की है. यह सीधे सीधे पश्चिम विदर्भ के साथ अनदेखी व पक्षपात का मामला है. विगत 27 फरवरी को समीपस्थ सालोरा खुर्द गांव में गैस सिलेंडर का विस्फोट होकर आग लगने के चलते 3 लोगों के घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची विधायक यशोमती ठाकुर ने अग्निकांड प्रभावितों को ढाढ़स बंधाने के साथ ही तीनों परिवारों को नया घर बनाकर देने का वादा किया था और 1 माह के भीतर अपने वचन की पूर्ति करते हुए विधायक यशोमती ठाकुर ने उन तीनों परिवारों का 27 मार्च को उनके नए घर में गृह प्रवेश करवाया. इस समय तीनों परिवारों के सदस्यों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने इसके लिए पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर के प्रति आभार ज्ञापित किया. सहकार प्राधिकरण द्वारा अमरावती समेत जिले की 12 उपज मंडियों का चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. अमरावती, चांदूर रेलवे, नांदगांव खंडेश्वर, मोर्शी, अंजनगांव सुरजी और तिवसा उपज मंडी के चुनाव 28 अप्रैल को होंगे, जबकि धामनगांव रेलवे, चांदूर बाजार, वरुड, दरियापुर, अचलपुर व धारणी कृषि उपज मंडी के चुनाव 30 अप्रैल को होने वाले हैं. इसमें से अमरावती छोड़कर अन्य 11 उपज मंडी के चुनाव जिस दिन मतदान होगा उसी दिन मतगणना की जाने वाली है. वहीं अमरावती उपज मंडी की चुनावी मतगणना 29 अप्रैल को की जाएगी. इस चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है. फसल मंडी के चुनाव हेतु शुरू की गई नामांकन प्रक्रिया के बाद आज अमरावती व दरियापुर मंडी में शाम तक 83 व 23 पर्चे खरीदे गए. वहीं अमरावती में सेवा सहकारी सोसाइटी की सर्वसाधारण सीट से प्रताप भुयार ने नामांकन दाखिल कर शुरुआत कर दी. ऐसी जानकारी चुनाव निर्णय अधिकारी व तिवसा के सहायक निबंधक सचिन पतंगे ने दी है. विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित राम मेघे तकनीकी शिक्षा संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन मान्यता परिषद यानी नैक ने 2 दिन अवलोकन कर विभिन्न व्यवस्था व छात्र सुविधा तथा मास्टर टीचिंग स्टाफ के बल पर A+ श्रेणी प्रदान की है. यह श्रेणी प्राप्त करने वाला मेघे अभियांत्रिकी कॉलेज अमरावती संभाग में एकमात्र रहने की जानकारी संस्था के अध्यक्ष नितिन धांडे ने आज दोपहर अपने निवास स्थान पर मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए दी. उन्होंने कहा कि संस्था के लिए नैक का A+ मानांकन प्राप्त करना वाकई एक बड़ी सफलता है, जिसके लिए संस्था के प्राचार्य, विभाग प्रमुख व सभी प्राध्यापक के साथ ही संस्था के पदाधिकारियों को पूरा श्रेय जाता है. इस बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके महाविद्यालय में 80% से अधिक प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है और अब वे महाविद्यालय की स्वायत्तता के लिए प्रयास करने वाले हैं.
मूलतः अमरावती के रहने वाले तथा स्वाधीनता सेनानी राजेंद्र मालपानी के पौत्र अनीश किशोर मालपानी ने सोशियो इकोनॉमी के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला काम किया है। आलू के चिप्स व ऐसे ही खाद्य पदार्थ के फेंक दिए जाते वेस्ट से सनग्लासेस यानी धूप का चश्मा बनाने का कारनामा अनीश ने किया। इससे न केवल वेस्ट से बेस्ट बनेगा अपितु कचरा कम होने के साथ ही लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। अनीश ने आज दोपहर मंडल न्यूज से फोन पर बातचीत में बताया कि अभी उनका काम प्रयोगशाला के स्तर पर है और शीघ्र ही औद्योगिक उत्पादन का प्रयास वे करने वाले हैं। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ली जा रही कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इस बार कुल 373 परीक्षार्थी नकल सहित परीक्षा के दौरान अन्य तरह की गड़बड़ियां करने के मामले में पकड़े गए, जिनमें कक्षा 12वीं के 260 तथा कक्षा 10वीं के 113 परीक्षार्थियों का समावेश है। इसमें से 11 मामलों में संबंधित परीक्षार्थियों के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए। बेमौसम बारिश तथा आसमान में छाई बदली के कारण गर्मी से प्राप्त राहत के आदी हुए लोगों को रविवार से पारे में आए उछाल की वजह से गर्मी का एहसास तेज हुआ। अगले 2 रोज तक पारा 38 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जिसके बाद सप्ताह भर तापमान में गिरावट रहने का अंदाज मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड ने व्यक्त किया है। आगामी श्री राम नवमी के पर्व तथा फिलहाल जारी चैत्र नवरात्र के निमित्त शहर के ख्यातनाम व वरिष्ठ चिकित्सक प्रफुल्ल कडू व संगीता कडू द्वारा अपने सहयोगियों के साथ विगत 2 दिनों के दौरान 2 अलग अलग स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में गीत रामायण की संगीतमय प्रस्तुति दी गई। इसके तहत शनिवार 25 मार्च को किरण नगर स्थित नरसम्मा महाविद्यालय परिसर के श्रीराम पंचायतन मंदिर में श्रीराम जन्मोत्सव समिति द्वारा गीत रामायण का आयोजन किया गया था। वहीं रविवार 26 मार्च को जादव फाउंडेशन द्वारा बडनेरा रोड पर व्हाइट हाउस लॉन में गीत रामायण कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इन दोनों कार्यक्रमों में डॉक्टर प्रफुल्ल कडू, संगीता कडू, स्मिता जाधव, शीतल भट्ट व राजेश राउत ने अपनी टीम के साथ गीत रामायण की बेहतरीन संगीतमय प्रस्तुति दी। शहर के विख्यात डॉक्टर मंगेश कलोरे का नाम मानसशास्त्र विषय में कम कालावधि में सर्वाधिक लेखन करने पर इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मानसशास्त्र विषय में भारत के सबसे अग्रसर लेखक के तौर पर उन्हें यह सम्मान मिला है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वे विदर्भ क्षेत्र के एकमात्र व्यक्ति हैं। सिटीलैंड स्थित पूज्य शिवधारा धाम में विगत 25 मार्च को अखिल भारतीय सिंधु संत समाज का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस संत सम्मेलन में सिंधु संत समाज ने शिवधारा परंपरा को देव की उपाधि दी, जिसके चलते अब तक पूज्य संत डॉक्टर संतोष कुमार महाराज कहलाने वाले साईं संतोष कुमार जी को परम पूज्य संत डॉक्टर संतोष देव जी महाराज कहा जाएगा। ट्राइबल फोरम ने अब सीएम एकनाथ शिंदे के नाम विस्तृत निवेदन जिला प्रशासन को सौंपते हुए असली आदिवासियों को न्याय दिलाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करने की अपील की। राजस्थान सरकार द्वारा पारित किए गए जन विरोधी व दमनकारी राइट टू हेल्थ इस कानून के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर आईएमए द्वारा निषेध दर्शाया जा रहा है। इस कानून के खिलाफ राजस्थान के डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू की है, जिनका समर्थन करने के लिए आज निषेध दिवस का पालन करते हुए स्थानीय डॉक्टरों द्वारा जिलाधीश के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार को ज्ञापन भिजवाया गया। युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष अक्षय साबले द्वारा गत रोज फ्रेजरपुरा पुलिस थाने में अमरावती विद्यापीठ के पूर्व प्रकुलगुरु डॉक्टर विजय कुमार चौबे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए अपराध दर्ज किए जाने की मांग की गई। इस शिकायत में कहा गया कि तत्कालीन कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखड़े के बीमार रहने की वजह से प्रभारी कुलगुरु पद का कार्यभार तत्कालीन प्रकुलगुरु विजय कुमार चौबे को दिया गया था। विद्यापीठ के नियमानुसार कुलगुरु के पद पर रहने तक ही प्रकुलगुरु का पद कायम रहता है, लेकिन कुलगुरु मालखड़े का निधन होने के बावजूद डॉक्टर चौबे अपने पद पर बने रहे। यह सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। कल रविवार 25 मार्च को तड़के 4:30 से 5 बजे के बीच नांदगांव पेठ में एक युवक की 2 लोगों ने चाकू से सपासप वार करते हुए हत्या कर दी थी। नांदगांव पेठ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित इस वारदात की जांच करने और मृतक की शिनाख्त करने हेतु शहर पुलिस आयुक्तालय के सभी पुलिस थानों को काम पर लगाया गया था और सिटी कोतवाली पुलिस के पुलिसकर्मी रफीक खान व आशीष विगे ने अपने सूत्रों के जरिए जानकारी हासिल करते हुए पता लगाया कि मृतक का नाम मोहम्मद आजिम मोहम्मद खालिक है, जो नागपुर के मोमिनपुरा परिसर का निवासी है। नागपुर में रहने वाले युवक की रविवार के तड़के नांदगांव पेठ में निर्ममतापूर्वक हत्या क्यों और किसने की, यह रहस्य अब भी बरकरार है। लेकिन पुलिस को मामले की पड़ताल के दौरान पता चला कि मोहम्मद आजिम अपनी स्विफ्ट कार को टैक्सी पर चलाया करता था और शनिवार की रात अपनी स्विफ्ट कार में 2 लोगों को अमरावती पहुंचाने हेतु नागपुर से रवाना हुआ था। ऐसे में पुलिस अब उसकी कार में अमरावती के लिए रवाना हुए 2 लोगों की तलाश में जुट गई है। समृद्धि एक्सप्रेस वे पर कारंजा टोल प्लाजा परिसर में आज तड़के 4 बजे चिपलुंग से मध्य प्रदेश की कटनी की ओर शव लेकर जा रही एम्बुलेंस के ड्राइवर को झपकी आ जाने के चलते यह एम्बुलेंस सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा भिड़ी। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें कारंजा के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
एक युवक की मौत के कारण नाराज हुए परिजनों ने इरविन परिसर में एम्बुलेंस की तोड़फोड़ की। कारला निवासी नंदू काठोले नामक युवक ने जहर गटका था, जिसे जिला अस्पताल में इलाज जारी रहते समय नागपुर रेफर करना था, लेकिन एम्बुलेंस चालक ने लापरवाही बरतते हुए काफी देर लगाई, जिसके कारण नंदू की मौत हो गई। ऐसा आरोप रिश्तेदारों द्वारा लगाया गया। शहर में बड़े पैमाने पर गोवंश की तस्करी व मांस बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर कई गोरक्षक मवेशी तस्करों के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व हिंदू गोरक्षा दल के जिलाध्यक्ष अजीत पाल मोंगा व उनके साथियों पर जानलेवा हमला किया गया। यह घटना रविवार तड़के महामार्ग पर होटल गौरी इनके पास घटित हुई। इस कातिलाना हमले में 3 गौसेवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन पर अस्पताल में इलाज जारी है। जांच के दौरान पुलिस ने हमलावरों की स्कॉर्पियो कार को नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रोशन नगर परिसर से बरामद किया है। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के विलासनगर स्थित महावितरण कार्यालय में कैशियर दिलीप चौधरी के काउंटर से किसी अज्ञात चोर ने 5,000 रुपये मूल्य का मोबाइल और 38,000 रुपये नगद सहित 43,000 रुपये का माल चुरा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यवतमाल के शिरपुर पुलिस थाना क्षेत्र के आबई फाटे के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक को तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल जा भिड़ी। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। सुशिक्षित बेरोजगारों को नौकरी का प्रलोभन देते हुए करीब 34 लाख रुपए का चूना लगाने के मामले में यवतमाल पुलिस ने अमरावती, वाशिम और यवतमाल जिले के 5 ठगबाजों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए अपनी कार्रवाई शुरू की है। अकोला जिले के पाथुर तहसील के चांदनी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सावर गांव में रहने वाले 25 वर्षीय युवक ने जहर गटकते हुए वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पश्चात गंभीर हालत में शुभम चौरे नामक युवक को अकोला के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। मेहकर जालना रास्ते पर चिंचोली बोर फाटे के पास घटित सड़क हादसे में 2 कारों के बीच हुई टक्कर में एक जुड़वा बच्चे की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुल्ढाना शहर के पास हनवत खेड़ा के जंगल में अचानक आग लगने की घटना कल रविवार की रात घटित हुई। वन विभाग की सतर्कता से वक्त रहते आग पर काबू पाया गया, जिससे संभावित नुकसान टल गया। मूर्तियापुर के अग्रसेन चौक पर 4 जून 2014 को 8 आरोपियों ने मनोज शर्मा पर घातक शस्त्रों से हमला किया था और राम जोशी नामक व्यक्ति को घायल भी कर दिया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने वारदात में शामिल 6 आरोपियों को धारा 302 के तहत दोषी माना और आज इस मामले में सजा सुनाते हुए 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा देने के साथ ही 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भरने हेतु भी कहा। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।